जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे आंकिक प्रश्नों के बारे में। आंकिक प्रश्न में हम क्या पढ़े थे? उसमें भी इम्पोर्टेंट हम प्रश्न किए थे। क्या किए थे? चश्मा जो होता है उसका पावर निकालना। जैसे लोग बोलते हैं हमारा चश्मा जो है 0.2 पावर का है, हमारा चश्मा का पावर बढ़ गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो 0.2 पावर, 0.4 पावर, ये सब निकालना हम सीखे थे और समझे थे कि कैसे पावर निकाला जाता है। अगर किसी का चश्मा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। मतलब 3 बीमारी का हम डॉक्टर कल बन गए थे। कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये 3 के अलावा और दूसरे का इलाज नहीं कर सकते हैं हम, बस थोड़ा टुटपुरिया भी डॉक्टर हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले समझिए आखिर प्रिज्म क्या है, प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म क्या होता है? 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। क्या बोले हम? 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार समांग पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको समझ में आया, आपकी स्क्रीन पे इसका इमेज भी आ रहा होगा प्रिज्म का। तो इसमें प्रिज्म का इमेज में आप देख रहे होंगे 2 त्रिभुजाकार आकृति दोनों तरफ होगी। ठीक, और उसके बाद 3 आयताकार चारों तरफ होगी आकृति। तो ये कांच का होगा प्रिज्म। तो इस आकृति को ही हम प्रिज्म बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रहा है समांग पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी पृष्ठों से। इसका मतलब क्या हुआ? जो देखो यहाँ पे हम बनाए हैं प्रिज्म, 2 त्रिभुजाकार, एक इधर एक इधर, 2 त्रिभुजाकार हो गया, एक इधर का आयताकार और एक उधर का आयताकार और एक नीचे का। तो 3 आयताकार पृष्ठ हो गया और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हो गया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे प्रिज्म जो है ये समांग पारदर्शी पृष्ठ से बना हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? समांग का मतलब कि अगर कोई चीज बना हुआ है तो वह पूरा पूरा उसी पदार्थ का बना हो जो एक एरिया में मतलब प्रयोग किया गया हो। जैसे देखो मार्कर है, पूरा पूरा देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ही पूरा पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें लोहा वोहा नहीं लगाया गया है। तो मतलब इस समांग पदार्थ से बना हुआ है। किस पदार्थ से? समांग, मतलब हर जगह इसमें पदार्थ क्या है? समान है। अब इसमें अंदर आप जाके देखेंगे तो ये फोम वोम भरा होगा, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मार्कर के खोखले की बात कर रहे हैं। ये हर जगह किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। और ये कुछ मिलाया गया है? नहीं मिलाया गया है, बस प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक, ऐसे ही बोर्ड जो है किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। तो हर जगह लकड़ी है, कहीं लोहा एल्युमिनियम वगैरह नहीं लगाया गया है। ठीक, तो ये समांग का मतलब क्या होता है? समांग का मतलब यही होता है कि वो पदार्थ, जिस पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पदार्थ हर जगह, हर एक जगह जहाँ पे भी उसको काट के देखें वो एक ही पदार्थ से बना हो। क्या? एक ही चीज से बना हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रिज्म जो है कांच से बना हो सकता है रबड़ से बना हो। मतलब कोई एक चीज होना चाहिए, या तो कांच या तो रबड़। ठीक, मतलब पारदर्शी भी होना चाहिए और समांग भी होना चाहिए। हर जगह उसका पदार्थ भी सेम होना चाहिए, ये बोल रहा है ये। मतलब ये आकृति तो समझ में आ रही है कि किस आकृति का प्रिज्म होता है। 3 आयताकार सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह, बस प्रिज्म खत्म। अब हमको प्रिज्म से अपवर्तन कराना है। मतलब क्या करना है? प्रकाश को एक साइड से दूसरे साइड भेजना है और दूसरा साइड भेजने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। समझ में आया? तो ये किससे बना होगा? पारदर्शी माध्यम से ही तो बना होगा। कोई भी पारदर्शी, या तो आप ले लीजिए प्लास्टिक, या रबर ले लीजिए, फाइबर ले लीजिए, या आप कांच ले लीजिए, पानी ले लीजिए, किसी भी चीज से बनाए वो पारदर्शी होना चाहिए, मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। और इसका एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये जो प्रिज्म है इसमें जो पदार्थ यूज किया जाए, कोई एक ही पदार्थ यूज किया जाए, या तो कांच यूज किया जाए या तो रबड़ यूज किया जाए, कुछ भी एक यूज किया जाए। ठीक, तो इसको बोलते हैं समांग पारदर्शी माध्यम। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म जो होता है
तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार फलकों से घिरी आकृति होती है। जो क्या होता है, जो फलकें जो होती हैं समांग पारदर्शी माध्यम से बनी होती है। समांग पारदर्शी माध्यम मतलब कुछ भी समांग, हर जगह समान होना चाहिए। कोई भी पदार्थ जिस पदार्थ से बनाया जाए वही पदार्थ इसमें होना चाहिए और दूसरा पदार्थ नहीं होना चाहिए। बस इतना समझ में आया आपको प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म एक्चुअल में है क्या, ये समझ में आ गया। लेकिन अभी आप कहीं कहीं कंफ्यूज आ जाएंगे। क्या कंफ्यूज आएंगे? ये जो हम बताए हैं ये ट्रेंगुलर प्रिज्म है। क्या है? ट्रेंगुलर प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक, प्रिज्म दो प्रकार का होता है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, एक ट्रेंगुलर प्रिज्म होता है। एक आयताकार त्रिभुज होता है, एक होता है चतुर्भुजाकार और एक होता है त्रिभुजाकार। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये हम त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में पढ़े। हमको त्रिभुजाकार प्रिज्म का ही काम है, इसीलिए त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में पढ़े। ऐसे अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होता है प्रिज्म का वो यह होता है कि उसके दो फलक वो 3D फिगर हो। देखो, जो प्रिज्म होता है उसके दो फलक हों। मान लीजिए ये है एक फलक और ये है एक फलक, दोनों फलक हों। ठीक, और दोनों सिमिलर हों। सिमिलर मतलब एक वृत्त है तो दूसरा वृत्त होना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रिज्म होने के लिए शर्त ये होता है कि दो फलक हों, दो मतलब समांतर फलक हों जो सिमिलर हों, समान आकृति के हों। जैसे दोनों साइड वृत्त है, यहाँ पे ये बेलन है तो इसके दोनों साइड वृत्त है, ये के वृत्त और ये के वृत्त, दोनों वृत्त है मतलब सिमिलर शेप होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है प्रिज्म होने के लिए? दोनों जो सिमिलर शेप हैं वो पैरेलल होने चाहिए, समांतर में रखे होने चाहिए। ठीक, दूसरा सेटिस्फाई करता है। तीसरा एक होता है, तीसरा यह होता है कि जो चारों ओर का वो आकृति का जो चारों ओर का सरफेस है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मतलब प्लेन होना चाहिए। ये देखिए कर्व है, बेलन जो होता है बेलन है, देख रहे हैं मार्कर बेलन है, इधर वे वृत्त इधर वे वृत्त, दोनों वृत्त पैरेलल में रखे हुए हैं। दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि इसके चारों तरफ का जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? समतल होना चाहिए। फ्लैट मतलब समतल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक कर्व है, गोलाकार है, तो तीसरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो प्रिज्म होने के लिए कितने कंडीशन में हुआ? 3। पहला क्या? सिमिलर शेप। यस सही, हम सिमिलर शेप। ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सिमिलर शेप पैरेलल हो। सिमिलर शेप कैसे हो? पैरेलल हो। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन ये कहता है कि इन दोनों सरफेस को छोड़कर और सारे जो सरफेस बच रहे हैं वो एकदम फ्लैट होने चाहिए, समतल होने चाहिए, प्लेन होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये फ्लैट होना चाहिए। तो 3 कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई भी आकृति प्रिज्म कहला जाएगी। 3D होना चाहिए, 3D भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चौथा लिख देते हैं 3D में होना चाहिए, 3D भी होना चाहिए। ठीक, तो 3D आकृति कोई भी, 3D मतलब कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई भी हो। जैसे मार्कर है, मार्कर पे नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए अभी मान लीजिए कोई इतना मोटा बुक है तो उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और इसका मोटैया क्या हो गया? हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया बुकवा का। तो ये 3D फिगर है, मतलब तीनों होना चाहिए। अगर 2 बस रहता लंबाई और चौड़ाई तो 2D फिगर कहलाता है। ठीक, तो 3D फिगर में 3 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है और 2D में बस लंबाई और चौड़ाई होता है। इतना आप जानते हैं पहले से ही। अब देखो यहाँ पे प्रिज्म होने के लिए 3 कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम रेक्टेंगुलर शेप का कांच रखते तो वो फॉलो करेगा। देखो कैसे फॉलो करेगा। देखो यहाँ से ये सरफेस दोनों सिमिलर है। कहाँ से कि दोनों क्या है? चतुर्भुज है, समान आकृति है दोनों का। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरा कंडीशन क्या है? पैरेलल होना चाहिए दोनों सिमिलर जो होगा शेप, तो दोनों पैरेलल है, दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या होता है? दोनों सरफेस जो सिमिलर हैं और क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके अलावा जितने भी सरफेस बच रहे हैं, जितने भी मतलब वो बच रहे हैं
पृष्ठ बच रहा है वो क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए, समतल होने चाहिए। तो ये जो है ये भी समतल है, ये भी समतल है, ये नीचे वाला भी समतल है और उस साइड वाला भी समतल है। तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म का स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या बनता है, स्टैंडर्ड डिफिनीशन बनता है कि ऐसा आकृति, ऐसा 3D त्रिविमीय आकृति जिसमें दो सतह, दो पृष्ठ एक ही आकृति के हों, जो एक दूसरे के समांतर हों तथा और सभी पृष्ठ समतल हो, प्रिज्म कहलाता है। खत्म। ठीक। अब देखो इसमें क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर देखा जाए तो दो तरफ इसमें त्रिभुज होता है। क्या होता है, दो तरफ इसमें त्रिभुज होता है। ऐसे इसको मिला देंगे तो दो तरफ इसमें त्रिभुज होता है और क्या होता है, और तीन तरफ चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नीचे वाला चतुर्भुज, इधर वाला चतुर्भुज, उधर वाला चतुर्भुज और दोनों तरफ त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर आकृति है। सिमिलर क्या है, सिमिलर आकृति है। ठीक। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब समान आकृति है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या है, फ्लैट होना चाहिए और सारे सरफेस। तो सब सरफेस तो प्लेन है, चतुर्भुज टाइप में ही तो है, तो आयर टाइप में ही तो है, तो सारा फ्लैट है यानी प्लेन है। इतना समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड डिफिनीशन अगर ना भी समझ में आया हो तो आपको कोई बात नहीं, ये पहला वाला जो बताया है कि तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार समान पारदर्शी पृष्ठों से घिरे आकृति को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपके साइंस वाले में काम में आ जाएगा, लेकिन और कहीं अगर लिखना हो तो अलग लिखना पड़ेगा जो बताए हैं। ठीक। तो ये अगर विज्ञान में आएगा आपके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में या ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में, तो उसमें लिख सकते हैं। अब देखो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो ये क्या करता है, इसके रास्ता को भटका देता है। आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ता से भटक जाता है। यही भटकना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। खत्म। यही नहीं जानते हैं आप। अब देखो, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है, प्रिज्म है, इसका शेप अलग है। क्या है, शेप अलग है। अब क्या करें, तो यहाँ पे प्रिज्म जो है बहुत मतलब डिफ़िकल्ट अपवर्तन करता है। क्या करता है, बहुत डिफ़िकल्ट अपवर्तन करता है। अब प्रिज्म को हम यहाँ पे 3D में बना नहीं सकते हैं। देखिए ये 2D प्लेन है, मतलब कि इसमें लंबाई और चौड़ाई है बोर्ड में, बस ऊंचाई तो है नहीं, तो इसमें हम नहीं बना सकते अच्छे से प्रिज्म को। तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म को ऐसे रखते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुजाकार एक सतह, एक ये इधर वाला त्रिभुजाकार सतह, और चारों ओर क्या है, चारों ओर एक तीन मतलब आयताकार सतह है। तो ऐसे प्रिज्म को रखते हैं। ऐसे देखते हैं तो क्या दिखेगा, त्रिभुजाकार सतह। अभी आपके स्क्रीन पे भी इमेज आ रहा होगा, वैसे ही दिखेगा। ठीक। तो देखो यहाँ पे हम इसको रख दिए तो त्रिभुजाकार हमको दिखने लगा। इसके पीछे भी है प्रिज्म, लेकिन हम उसको बनाए नहीं है, छोड़ दिए हैं। अब मानो सीधा रखेंगे, एकदम सीधा देखेंगे तो त्रिभुज तो बस दिखेगा, पिछवा का नहीं दिखेगा। तो हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए बनाए नहीं है, लेकिन पिछवा है प्रिज्म। तो अपवर्तन कैसे कराएं, अपवर्तन कैसे कराएं, इसमें इस सरफेस पे जो आयत यहाँ पे होगा उस पे प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक आयत होगा ना बाबू, यहाँ पे, और इधर भी ऐसे होगा। ठीक। आप जानते हैं पीछे तक होगा, लेकिन हम बना नहीं सकते हैं इस प्रिज्म में। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे हम प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। इसे बना दिए हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। पहले प्रिज्म का नाम रख लीजिए ABC। ठीक। अब क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो कोण होता है ऊपर का, प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक। प्रिज्म कोण। अब लिखते नहीं हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको। तो प्रिज्म कोण, ये क्या है, प्रिज्म कोण। याद रखिएगा, ऊपर वाला जो एक कोण होता है उसी को प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म का कोण होता है, इसीलिए इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। अब देखिए हम प्रकाश को क्या करते हैं, इधर से ऐसे भेजते हैं, लेकिन हमको अपवर्तन कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, अभिलंब की ज़रूरत है। तभी हमको मालूम चलेगा प्रकाश कितना भटकेगा अपने रास्ता से, किधर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा कि नीचे मुड़ेगा, कैसे मालूम चलेगा। तो इस सतह पे, इस पृष्ठ पे एक लंब खींचते हैं। लंब खींचे मतलब अभिलंब बन गया, नॉर्मल खींच दिए। ठीक। तो ये नॉर्मल हो गया।
अब क्या हुआ, इस नॉर्मल से प्रकाश गुजरा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, आई एंगल बना। आपतन कोण क्या होता है, आई, तो आई जो है आपतन कोण बना। यहाँ पे इसको अगर जाना चाहिए था इधर, कैसे जाना चाहिए था इधर, अगर मान लीजिए प्रिज्म नहीं होता तो इसको भटकाने वाला कोई रहता, नहीं भटकाने वाला कोई रहता। आप जा रहे हैं कहीं, ठीक, तो जा रहे हैं कहीं, अगर कोई भटकाने वाला नहीं मिला तो आप सीधा सीधा चल जाएंगे। लेकिन अगर कोई और मिल गया कि इधर उसका घरवा है, चलो देख के आए, तब क्या करेंगे, उधर मुड़ के चले जाएंगे कि देखा जाए कि कैसा घर है, तो जाएंगे देखने उसको। ठीक, समझ रहे हैं ना हम किसको बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश जो है जा रहा था सीधा, लेकिन बीचे में इसको भटकाने वाला मिल गया, क्या, प्रिज्म मिल गया। जाना चाहिए था इसको सीधे रास्ते से, प्रिज्म इसको भटका दिया, कह रहा है नहीं नहीं सीधा नहीं जाना, इधर चलो। तो देखो अब यहाँ से क्या हुआ, ये अभिलंब हम खींचे, अभिलंब खींचे तो यहाँ पे एंगल आई बना, अभिलंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना। ठीक, तो 90 डिग्री बना, यहाँ पे एंगल आई बना, यानी आपतन कोण बना। अब ये क्या करेगा प्रकाश, ये कांच का प्रिज्म है, तो हवा से यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा, सघन मतलब घना माध्यम, जैसे देखिए अब पानी है तो हवा से सघन है। अब मान लो हवा में ऐसे हम दौड़ते हैं तो ऐसे दौड़ना आसान है, ताकि पानी में डुबकियां मार के दौड़ेंगे तो वो आसान होगा। तो आसान हवा में दौड़ना, ऐसे जो दौड़ रहे हैं तो वो आसान है। ऐसे ही मतलब कि ये घना माध्यम नहीं है और पानी घना है। ठीक, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है, हवा घना नहीं है, कांच घना है। कहाँ से कि कांच में अगर दौड़ना हो हमको बहुत दिक्कत होगा, नहीं दौड़ पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं दौड़ पाएंगे। तो कांच क्या है, डेंस माध्यम है, यानी सघन माध्यम है, और हवा क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, समझ में आया। तो अब देखो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है हल्का सा। तो अभिलंब की तरफ ये झुक गई, क्या कि अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक, अभिलंब से नज़दीकी बनाने लगती है, यहाँ पे आर एंगल यानी अपवर्तन कोण बन गया। अब देखो यहाँ पे फिर से इसका रास्ता चेंज होगा। क्या रास्ता चेंज होगा, अब फिर से हम माध्यम को बदल दिए, इसको जाना चाहिए था सीधा, क्या जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन हम फिर से इस माध्यम को बदल दिए। क्या कि कांच था लेकिन अब बाहर ही निकाल रहे हैं प्रकाश को, कांच से बाहर निकाल रहे हैं, कहाँ, फिर से हवा में छोड़ रहे हैं। तो ये कह रहा है हमको फिर से बदल रहे हैं सब। तो यहाँ पे फिर से अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे फिर से अभिलंब खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा, आप ये जानते हैं। अब देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हटती है। देखो अगर घना माध्यम में जाओगे आप, जैसे पानी होने में जाओगे तो आपका पैर बंधा जाएगा एकदम, मतलब आप क्या होंगे, झुक जाएंगे। तो क्या होगा, आपका पैर बंधा जाएगा, मतलब कि धीरे चलने लगेंगे, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगे। अब मान लीजिए पानी से एक के बार एकदम खुला मैदान आया, उसमें दौड़ना है तो खूब तेज दौड़ेंगे, तो दौड़ते दौड़ते क्या होगा, अभिलंब से आप दूर हट गए। ठीक, अभिलंब से दूर। ठीक, तो यहाँ पे हम अभिलंब से दूर, ये हट गया आदमी। अब देखो आदमी नहीं, सॉरी, प्रकाश, यहाँ पे क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको ई एंगल बोलते हैं। अभी बता रहे हैं इसको काहे ई बोलते हैं, इसको आर डैश बोलते हैं। अब देखो, अब अगर हम इन सबको भूल जाएं, जितना प्रिज्म वगैरह सब कुछ है सबको भूल जाए, तो हम बस इस प्रकाश को देखें जो आ रहा है, एक्चुअल में पूरा अपवर्तित हो के आया है, जो लास्ट में हमको मिला है परिणाम प्रकाश का, उसको बस देखें तो हमको लगेगा कि ये प्रकाश जो है कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। कैसे, तो कहाँ से आ रहा है, इसको देखते हैं हम कहाँ से आ रहा है, डॉट 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 से मिलाते हैं, मतलब इधर से कहीं से आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है ना। अगर इन सबको मूल लिया जाए, हटा दिया जाए, छिपा दिया जाए, ऐसे आंख लगा के हम देखेंगे तो लगेगा ये प्रकाश की किरण जो है पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक, तो हम ऐसे डॉट डॉट से बनाते हैं कि लग रहा है इधर से आ रही है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, अब ये इधर भी जाती, ये जो प्रकाश है आपतित किरण, ये इधर जाती, तो इसको हम डॉट डॉट से इधर बना दी। अब क्या हुआ, अब हम इस फिगर को बनाए काहे हैं, तो देखो यहाँ पे इस फिगर को बनाए इसलिए हैं ताकि हम इसमें अपवर्तनांक पता कर सके, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, तो उसी के लिए हम इस फिगर को बताए हैं। लेकिन
हम एक फार्मूला अभी आपको अपवर्तनांक का बताएंगे। जो फार्मूला होगा उसको हम डिराइव नहीं करेंगे। कहाँ से कि उसको 12th क्लास में डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पे डिराइव करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप मैथ में अभी यहाँ तक पहुँचे ही नहीं होंगे। एक त्रिभुज होता है जिसके बाह्य कोण का योगफल उसके सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तो आप पढ़ेंगे उसमें। तो इस सब आप पढ़े ही नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो डिराइव करने का मतलब ही क्या बनता है। इसे चतुर्भुज में पहले देखा जाता है 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, फिर त्रिभुज में देखा जाता है, ऐसे करके निकाला जाता है उस फार्मूले को। तो 12th क्लास में उसका डेरिवेशन है, इसमें नहीं है, स्कूल में नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस हमको फार्मूला याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले समझ लीजिए। पहले क्या हुआ, हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। और दूसरा चीज ये ज्ञात करना है कि ये जो जा रही थी किरण कितना विचलन किया, कितना अपने पाथ से विचलित हो गई, कितना भटक गई, इसी को ज्ञात करना है। ठीक, अब मान लीजिए हम जा रहे थे सीधा अपने रास्ते से, लेकिन हम इधर उधर घूम के कहीं किसी का घर देखने चले गए, तो हमारा तेल कितना जला बाइक का ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, किलोमीटर निकालेंगे ना। वैसे यहाँ पे ये प्रकाश है, ऐसे जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये भटकी तो कितना भटकी, ऐसे ही हम निकालते वहाँ पे तो कितना भटके हैं, कितना तेल झूठों का जियान के हैं, वहाँ पे निकालना पड़ता ना। वैसे यहाँ पे भी है, प्रकाश कितना भटकी इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे प्रकाश जा रही है, तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण जो है ये क्या है, PQ है। PQ है जो प्रकाश की किरण है। ठीक, मान लेते हैं इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण PQ है। उसके बाद PQ से ये प्रकाश की किरण कहाँ गई, प्रिज्म के अंदर गई। अब प्रिज्म के अंदर ये प्रकाश की किरण कहाँ पे गई, SR मान लीजिए S। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे S और R क्या है, निर्गत किरण है। निर्गत किरण अभी बताएंगे निर्गत किरण क्या होता है, बस समझिए। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम नामकरण पहले कर लें, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों मिले हैं जाना चाहिए था, और जो गया है किरण उसके बीच का, उसके दिशा के बीच का कोण जो यहाँ पे बना है, दोनों जहाँ पे दिशा के बीच जो बनाए हम कोण, यहाँ पे जो काटे हैं इसको मान लेते हैं M। अभी बताएंगे क्या होता है। यहाँ पे है N, मान लेते हैं पॉइंट है कुछ, उसी को MN मान रहे हैं। अब देखो हमारा पूरा फिगर अब तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अभिलंब जो है L और क्या मान लेते हैं, L मान लीजिए और कुछ और मान लीजिए, यहाँ पे आप O मान लीजिए। ठीक, तो L और O अभिलंब मान लिए। अब देखिए, अब हम बताते हैं आपको, यहाँ से किरण गई आपतित किरण प्रिज्म में गई। क्या है P और Q क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। अब प्रिज्म के अंदर ये क्या है, अपवर्तित किरण बन गया है। क्या हुआ है, अपवर्तित किरण बन गया है। कौन, Q और S। ठीक, और उसके बाद जब ये प्रिज्म से बाहर निकला है तब ये क्या बन गया है, निर्गत किरण। क्या बन गया है, निर्गत किरण। अब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बारे में हम जानते थे, लेकिन ये निर्गत किरण कौन सा किरण है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ठीक, तो देखिए निर्गत किरण का मतलब, देखिए आपको अगर घर से निकाल दिया जाए तो आप घर से निर्गत हो गए, मतलब निकल गए। निकलने का मतलब ही होता है निर्गत। ठीक, तो मतलब कि क्या हो गया, यहाँ से जो किरण है प्रिज्म से निकल गई, मतलब प्रिज्म से जो वास्तव में जो निकली है, फाइनली जो किरण निकली है उसी को बोलते हैं निर्गत किरण। मतलब प्रिज्म के अंदर ढूक करके और निकल गई है। समझ में आया, तो यहाँ से गई है और निकल गई है, इसी को बोलते हैं निर्गत किरण। जो लास्ट में हमको मिला है रिजल्ट में किरण, उसी को बोलते हैं क्या, निर्गत किरण। अब देखो निर्गत किरण का मतलब समझ में आ गया। अब इसी कोण को हम यहाँ पे जो दूसरा बार अपवर्तन हुआ है, यहाँ पे ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण, लेकिन हम यहाँ पे इसी कोण को, अपवर्तन कोण को हम निर्गत कोण कह देते हैं। कैसे कि निकलने वाली किरण के साथ जो बना है कोण, उसी को हम निर्गत कोण बोल देते हैं। बस खत्म बात है। उसी कोण को जो अपवर्तित किरण है ना,
अपवर्तन कोण है ना, दूसरी बार का अपवर्तन कोण, उसी को हम निर्गत कोण बोल दे रहे हैं। क्या दिक्कत है, नामों बदल दिए बस। अब आप स्कूल में रहते हैं, आपका नाम अलग रहता है, हम जानते हैं, और आप घर आते हैं तो घर आते आते आपका नाम बदल जाता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कहीं और अपवर्तन हो रहा था तो नाम अलग था, लेकिन 2 बार अपवर्तन हो गया तो इसी में क्या बोल देते हैं कि ये जो है ये क्या है, निर्गत कोण है। ठीक, समझ में आ गया। अपवर्तन कोण ना बोल करके निर्गत कोण बोल देते हैं। अब इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगर हमको देखना हो कि ये कितना अपने पाथ से विचलित हुई है, तो यही ना देखना पड़ेगा कितना अपने रास्ता से मुड़ गई है, तभी तो हमको पता चल जाएगा कितना विचलित हुई है। तो बाबू मुड़ने को, रेखा के मुड़ने को हम किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ये एक रेखा है, सीधा जा रहा था, लेकिन अगर इसको हम यहाँ से पकड़ के और क्या करें, इसे मोड़ दें, कितना डिग्री मुड़ा, यहाँ से कितना डिग्री मुड़ा, तो किस में नापे, कोण में नापे, कितना डिग्री कोण बना करके मुड़ गया। ठीक, यही ना समझे। तो यहाँ पे भी ये जो प्रकाश जा रहा था सीधी रेखा में जा रहा था, लेकिन यहाँ से सीधा ना जाके और मुड़ा, किधर मुड़ा, इस साइड में मुड़ा, तो इधर जाना चाहिए था, इधर जाने से कितना डिग्री मुड़ा, इसी को तो बोलेंगे विचलन। क्या बोलेंगे, इसी को तो विचलन बोलेंगे। तो इसी कोण को हम विचलन कोण बोलते हैं, जिसको डेल से दर्शाते हैं। डेल्टा भी बोलते हैं कभी कभार डेल भी बोलते हैं। अब इसको बनाने का तरीका है, ऐसे बना दीजिए और हल्का सा 8 का 1 मिला दीजिए। 8 का 8 बनाना है ना, तो उसमें 1 रहने दीजिए और एक 0 बना दीजिए, बस यही 2 0 मिल करके 8 बनता है। ठीक, अब इसमें 1 0 को पूरा मत कीजिए, 1 0 को सी बना दीजिए। बस देखिए कैसे बनाना है, 1 0 और ऊपर 1 सी चिपका दीजिए, बस क्या बन गया, डेल बन गया या डेल्टा बन गया। ठीक, तो ये होता है क्या, विचलन कोण को दर्शाने का तरीका। क्या हो गया, विचलन कोण को दर्शाने का तरीका। तो विचलन कोण एक्चुअल में है क्या, एक किरण जो जा रही है ये कितना मुड़ी है, कितना डिग्री जाके मुड़ गई है, जाना चाहिए था सीधा, कितना डिग्री विचलन हुआ है। अब इसका खबर लेना है, काहे इतना विचलन की, तो बताओ कितना डिग्री विचलन हुआ है। डेल मान लेते हैं उसको, डेल मतलब कुछ कोण बना होगा विचलन में, तो उसको डेल मान लेते हैं। डेल्टा हमको मालूम नहीं है कितना बना, तो उसको डेल्टा मान लेते हैं, खत्म बात। ठीक, मान लीजिए हमको मालूम रहता कि 60 डिग्री विचलन हुआ है, तब हम मानते कि हाँ 60 डिग्री, लेकिन हमको मालूम है जब नहीं है तो कुछ मान सकते हैं। जैसे थीटा मान लेते हैं कहीं कहीं कोण को, कहीं एक्स मान लेते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे जो हम ऐसे यूज करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे डेल का यूज करते हैं, डेल्टा का। ठीक, तो जो बुक में यूज किया वो यूज करेंगे तो सही रहेगा। कहाँ से क्वेश्चन पेपर ला के दीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेल कहाँ से आ गया, तो हम इसीलिए बताए हैं यहाँ पे डेल। समझ में आ गया कि डेल क्या है, विचलन कोण है, कितना विचलन हुआ है। अब देखो यहाँ पे अब गौर करना, फार्मूला आता है आपका, फार्मूला यहाँ पे देखिए, ये क्या है पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये है प्रिज्म कोण, ये है प्रिज्म कोण, आई है आपतन कोण, आई है आपतन कोण। समझ में आ रहा है ना, देखिए हम ब्लैक से बना रहे हैं इसको, साइन को। यहाँ पे ए है प्रिज्म कोण और यहाँ पे भी ए प्रिज्म कोण, आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई है। अपवर्तन कोण क्या है, आर है, अपवर्तन कोण यहाँ पे आर है। ठीक है, निर्गत कोण कौन सा है, निर्गत कोण ई है। ठीक, ई से निर्गत कोण को दर्शाते हैं, यहाँ पे भी ई हम माने हैं। फिर डेल जो है विचलन कोण है, क्या है, डेल विचलन कोण है, तो यहाँ पे डेल जो है विचलन कोण है। तो समझ में आ गया कि डेल क्या है और ये सब क्या है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, आप क्या लिख लीजिए कि कौन सा किरण क्या क्या है, बस इतना लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे पी क्यू जो है क्या है, पी क्यू जो है आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक, यहाँ पे जो Q और S है, Q और S क्या है, Q और S अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक, और देखिए तीसरा हमको क्या मिला, यहाँ पे S और R कौन सा किरण है, S और R जो है ये निर्गत किरण है। क्या है बाबू, निर्गत किरण। ठीक, तो 3 किरण हमको मिला, तो समझ में आ गया। इतना लिखना पड़ता है कि ये क्या क्या है, ये बना के फिगर लिखना पड़ता है। ठीक, ये एग्जाम में वैसे आता नहीं है कि इसे बनाइए, बस इस पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या आता है।
क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे आता है इस फार्मूले पे, n इज इक्वल टू क्या आता है, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम, क्या आता है, डेल्टा मिनिमम बाई 2 अब बटा साइन ए बाई 2। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला आपके बुक से लिया गया है। इसको 12th क्लास में डिराइव किया जाता है, 12th क्लास में बताया जाता है कहाँ से उड़ के चला आया है यहाँ पे, बस आपको 10th में इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। यही एक फार्मूला जो है रटना पड़ेगा आपको 10th में, और मतलब जितने फार्मूले आए हैं प्रकाशिकी में उतने फार्मूले को रटना पड़ेगा। ये 12th क्लास में सारे प्रूफ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू साइन ए प्लस, यहाँ पे विचलन कोण का मिनिमम वैल्यू है डेल्टा मिनिमम बाई 2 और बटा साइन ए बाई 2। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या बनता है, n जो है ये अपवर्तनांक है, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ठीक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक। अब यहाँ पे साइन जो है, साइन लेते हैं, और ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण। डेल्टा मिनिमम क्या है, डेल्टा मिनिमम, डेल मिनिमम जो है ये है विचलन कोण का न्यूनतम मान। अभी बता रहे हैं न्यूनतम मान क्या होता है। अब बटा 2 ये फार्मूला है। उसके बाद है साइन ए बाई 2, यानी कि ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण, अब बटा 2, ठीक। अब समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको एक फार्मूला दिया हुआ है n बराबर साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2। अब डेल मिनिमम क्या होता है, जब आई एंगल को यानी अपवर्तन कोण को हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब और इसे तिरछा करके और किरण को भेजते जाते हैं, तो एक समय आता है, मतलब जैसे जैसे हम ऐसे किरण को थोड़ा मोड़ते जाएंगे, तिरछा करके और भेजते जाएंगे, इस डेल का मान कम होता जाएगा, कम कोण बनता जाएगा, ठीक, मतलब ये कम होता जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा टेढ़ कर देंगे, इस किरण को ऐसे भेज देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा टेढ़ा करके भेज देंगे, तो इसका मान फिर बढ़ने लगता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे इसका मान सबसे छोटा होता है। मान लीजिए ये किरण जो है, इस पे अगर आपतित करें हम, तो इसका मान सबसे छोटा हो जाता है, तो आई एंगल बड़ा हो जाता है। अब इससे बड़ा आई एंगल अगर करेंगे तो डेल का मान बढ़ता जाएगा। तो मतलब इसका ग्राफ कैसे आता है, देखो इसका एक समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है, देखिए यहाँ पे समीकरण होता है आपका डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई और माइनस होता है ए, एक समीकरण होता है। इसी समीकरण का जब ग्राफ हम खींचते हैं तो इसका ग्राफ आता है इसे यू टाइप में। यू टाइप का मतलब कि जब आई का मान, देखिए यहाँ पे आई का मान इस एक्स अक्ष पे चल रहे हैं और ये वाई अक्ष क्या है, डेल का मान है। तो जब आई का मान हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे पहले 0 था आई, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ से ऐसे आता है ग्राफ, ये तो 0 था आई, तो यहाँ पे क्या था, हाईएस्ट था, सबसे जो डेल का मान था हाईएस्ट था। फिर हम आई का मान बढ़ाते गए, मतलब और टेढ़ा करके और किरण को भेजते गए, तो क्या हुआ, और कम होता गया डेल का मान। एक समय ऐसा आया, इस पॉइंट पे जब हम आई ला दिए, कुछ मान लीजिए कुछ भी मान हो, 60 डिग्री मान हो, तो इस पॉइंट पे जब आई को ला दिए तो इसका मान सबसे मिनिमम हो गया। क्या हो गया, सबसे मिनिमम हो गया, कम हो गया। फिर अब क्या किया, आई को और बढ़ाते गए, तो हम देखें कि अब घट नहीं रहा है डेल का मान, फिर से बढ़ने लगा, ठीक। अब ये ग्राफ भी आपको 12th में समझाया जाएगा। बस इतना समझिए कि आई का मान घटाने से डेल का मान घटता है, सॉरी आई का मान बढ़ाने से डेल का मान बढ़ता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे तो डेल का मान भी बढ़ने लगेगा, ठीक। बस इतना याद रखिए। तो यहाँ पे फार्मूला आपका आ गया, क्या आ गया फार्मूला, फिर से एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं। फार्मूला है n बराबर साइन, क्या है, फार्मूला है n बराबर साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2, क्या है, डेल मिनिमम बाई 2 बटा साइन
a/2, यही ना है आपका फार्मूला। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है जिस प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री। ठीक, मान लीजिए कहीं से दे दिया, कहीं से भी दे दिया, और क्या हुआ यहाँ पे और एक दे दिया कि प्रिज्म का कोण है, मतलब प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, कोण ए बराबर दे दिया आपको 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण आपको दे दिया, मान लीजिए कि कितना दे दिया आपको 30 डिग्री दे दिया। न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल मिनिमम बराबर दे दिया आपको 30 डिग्री। अब आप प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बस इसी मान को रख करके हम प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे n जो है प्रिज्म का अपवर्तनांक है, हम हमको n निकालना है। तो साइन और a का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, प्रिज्म कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस कितना दिया हुआ है डेल्टा मिनिमम का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री यहाँ पे, अब बटा 2। अब देखो, और बटा में है फिर साइन, इस फिगर का स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा नहीं तो मिट जाएगा अभी। फिर a/2 यानी 60/2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इस n का मान निकालने के लिए साइन, फिर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 60 और 30 90 आएगा, बटा 2। ठीक, उसके बाद आएगा साइन 60/2 का मान 30, ठीक 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 90/2 का मान कितना आएगा 45 आएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं। अब n का मान कितना आ गया, ये साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, यही ना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मान निकल के आ गया। अब n बराबर अगर हमको निकालना है अच्छे से तो हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2/1। अभी हम बताए थे आपको कि पलटी मारते हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे, तो यहाँ पे आ जाता है इसे मल्टीप्लाई में अगर भगे में रहता है तो। देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो 2/√2 आ गया, किसका मान n का मान, इसका अपवर्तनांक कितना आ गया प्रिज्म का 2/√2। ठीक, इसका अपवर्तनांक आया। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे आधारित, उसको सॉल्व कीजिएगा। वो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो बस क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा इस टॉपिक से, और ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन इसको भी समझना जरूरी है, कैसे कि 12th क्लास में आएगा, 12th क्लास में फिर अपना दर्शन देगा, तो 12th क्लास में समझेंगे एक बार, इससे बढ़िया पहले ही समझे रहेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको कहाँ क्या क्या निकालना होगा 12th क्लास में, विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण निकालना होगा। उसके बाद ये फार्मूला प्रूफ करना होगा कि बाबू फार्मूला कहाँ से लाए हो तुम, इसको प्रूफ करना होगा। ठीक, तो आपको आशा है कि ये समझ में आया होगा कि प्रिज्म कोण क्या है, ये डेल क्या है, और प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है n क्या है। अपवर्तनांक का मतलब हम आपको पिछले चैप्टर में बताए हैं। अपवर्तनांक का मतलब प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब हवा से कितना गुना ये जो मतलब ये प्रिज्म है, कितना हवा से कितना गुना ज़्यादा प्रकाश को मोड़ पा रहा है, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। बस आपको इतना ही समझना है। हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं आपको, अगर अपवर्तनांक अच्छे से पढ़ना है तो पिछले चैप्टर का एक लेक्चर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, मतलब सॉरी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तनांक, उसको आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इसी फार्मूले पे ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे और साइन का मान रखेंगे। साइन का मान हम जो रखें हो सकता है गलत हो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, सही है। ठीक, तो देखिए कैसे कि साइन 45 का मान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा साइन 45 का कितना मान होता है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबका मान अच्छे से रखिएगा और सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n का मान जो है ये होता है अपवर्तनांक। n क्या है? अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है। खत्म। ठीक, तो आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे लिंक दिया होगा पीडीएफ नोट्स। ठीक, वहाँ से आप जाएंगे तो डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण देखेंगे, मतलब अब प्रकाश को खूब बढ़िया से निचोड़ के देखेंगे कि प्रकाश में क्या है। जैसे मार्कर को खोल खाल के देखते हैं ना, वैसे प्रकाश को खोल खाल के देखेंगे क्या क्या इसमें है। ठीक,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश का विक्षेपण देखेंगे, वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।